नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सीएस अक्षय बेगड़े। आज अपन बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। वो है सीए इंटर का लॉ। अब सीए इंटर लॉ में बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्टीज है बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है। कंपनीज एक्ट बहुत डिटेल में दिया है। अभी इसको कैसे पढ़ना है, क्योंकि आपको पता ही होगा अभी बहुत कम दिन बाकी है। अभी फेब भी स्टार्ट हो गया है, मार्च अप्रैल 2 महीने बचे हैं, फिर उसके बाद मई में आपको पेपर देना है। तो मैं आपको अब छोटा सा स्ट्रैटेजी बताऊंगा आज क्या करना है, प्लस एक चैप्टर भी मैं आपको करके दूंगा। तो ये प्लान कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे आगे फर्स्ट मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ आपको। फास्ट ट्रैक बैच, नॉर्मल बैच में पढ़ाता हूँ टास एकेडमी में, बट अभी मैं ये फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पर लेने वाला हूँ। अब मेरा नाम है सी एस अक्षय बेगड़े। मैं एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैंने एमबीए फाइनेंस किया, मैंने बीबीए फाइनेंस किया, मैंने सेट किया, मैंने लॉ भी किया है, एंड मैंने पीएचडी भी अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये बहुत सारे क्वालिफिकेशन है, 8 साल एक्सपीरियंस है मुझे लॉ में। मुझे लॉ में जितने भी सब्जेक्ट थे मुझे सीएस में आई गॉट एग्जामिशन, मतलब 77, 70, 60 ऐसे एग्जामिशंस मुझे मिले जितने भी लॉ के सब्जेक्ट थे। तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या, मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ। एक दिमाग, मतलब आप एक सोचना, एक बार खुद को ही सोचना, सीए इंटर क्या इतना डिफिकल्ट हो सकता है? अगर होता तो बहुत सारे बच्चे, आपको पता है ऑब्वियस बात है, जो इंस्टीट्यूट है उसको भी लॉस हो जाएगा, तो कोई सीए नहीं करेगा। तो सीए इंटर इज़ नॉट अ डिफिकल्ट कोर्स, बस क्या है ना, वो 500 पेजेस का, 700 पेजेस का जो मॉड्यूल है आपका लॉ का, वो देखने के बाद आपको टेंशन आता है। बट बच्चों टेंशन मत लीजिए कि ये मॉड्यूल आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बिकॉज 700 पेजेस पढ़ के थोड़ी 700 पेजेस लिखना है। एग्जाम इज अबाउट 24 पेजेस ना। तो उसके लिए पॉइंट्स रेडी होने चाहिए रिविजन के लिए। तो मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छा मैंने आपके लिए कंक्लूजन, मतलब एक आउटपुट लेके आया हूँ। ये मैंने चार्ट बुक आपके लिए बनाई है, ध्यान से देखना। ये चार्ट बुक आपको पता है कितने पेजेस का चार्ट बुक है ये जो पेजेस का चार्ट बुक है बच्चों, अगर आप देख के शॉक हो जाओगे। ये 155 पेजेस का चार्ट बुक है, सिर्फ 150 पेजेस में मैंने इसको बनाया है। एंड इसमें मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, इसमें 100% सिलेबस कवर है। एक भी अगर पॉइंट छूट गया ना, ये एक टॉपिक अगर छूट गया ना, मुझे बता देना कि मैं नाम बदल दूंगा। इतना डिटेल मैंने इसको बनाया है, क्योंकि मुझे पता है बच्चों अभी 2 महीने में 700 पेजेस पढ़ना, बाकी भी सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, एग्जाम 100 मार्क की है एंड 24 पेजेस लिखना है। तो मैंने ये चार्ट बुक आपके लिए बनाया है, बहुत डिटेल में बनाया है। एक्सप्लेनेशन, अंडरलाइन, बोल्ड, सब कुछ किया है। वेटेज कितना है, कौन से चैप्टर के लिए, वो भी दिया है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ये मेरा खुद का पहले इंट्रोडक्शन देखिए। फोटोज़ बिटोज़ मैंने सब डाल दिया इसमें। मतलब आपको कुछ ऐसा कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत ही नहीं कि सर मुझे अंडरलाइन करना है, या फॉर एग्जांपल मुझे कुछ लिखना है उसके ऊपर। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैंने सब वहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मेहनत करना है। अब ये चार्ट बुक अगर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना यूट्यूब के नीचे। फिर ये चार्ट बुक मैं आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, या सॉफ्ट कॉपी भेज सकते हो, या तो मैं हार्ड कॉपी भी आपको डिलीवर कर सकता हूँ। आप कहीं पे भी हो सकते हैं, कोई मैटर नहीं करेगा। अब बच्चों ये चार्ट बुक में एक खासियत मैंने बता दी। सेकंड, अभी एक कैसा प्लान होने वाला है नेक्स्ट 2 महीने का। तो सबसे बड़ा प्लान होने वाला है कि फर्स्ट आपने ये सेशंस होंगे यूट्यूब पे, डेली बेसिस पे एक सेशन होगा। इसमें अपन चैप्टर पढ़ेंगे एक सेशन में, पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। एंड सेकंड सेशन में उसी चैप्टर का आंसर राइटिंग करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो हर चैप्टर के 2 सेशंस होंगे, एक वो चैप्टर का रिवीजन एंड उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ये मॉक टेस्ट पेपर या आरटीपी पेपर सब करेंगे अपन उसमें। तो आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जो 100% एग्जाम में आता है, वो अराउंड 2 चैप्टर से। अगर ये 2 चैप्टर की मैं बात करूँ, एक डिपॉजिट है एंड एक दूसरा आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस है। एंड तीसरा एक चैप्टर आपका मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें जो डिपॉजिट है वो एग्जाम में हमेशा आता है, 10 मार्क, 5-10 मार्क के लिए हमेशा आज तक आए। तो पेज नंबर क्या बच्चों, 52। तो अपन पेज नंबर 52 पे जाएंगे। एक चार्ट बुक पढ़ लिया ना बच्चों, आपको इतना फ़ायदा हो कि आप बोलेंगे सर यार आपने बहुत मेहनत की, हमको सच में लग रहा है हमारी पढ़ाई आसान हो जाएगी, इतनी मैंने उसके लिए मेहनत की है। तो आइए 52 पेजेस से स्टार्ट करते डिपॉजिट। तो आज अपन डिपॉजिट कंसेप्ट क्या है, मतलब कैसे उसको पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट्स याद करने डिपॉजिट आज के बाद। अगर आपको डिपॉजिट किसी ने भी क्वेश्चन पूछा ना, अगर नहीं आए ना पॉइंट्स, फिर बता देना मुझे। मैं एक साथ डिपॉजिट के पूरे पॉइंट्स आज क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है? तो चलिए आज डिपॉजिट स्टार्ट करेंगे, देन कल का जो सेशन होगा उसका इसके बेसिस पे अपन आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देंगे इमीडिएट कल। तो क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, आंसर राइटिंग भी हो जाएगा, एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। ना आपके कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या तो आप व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो। चलिए, तो ये बच्चों अपना चैप्टर नंबर 5, दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनी। अब ये एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय द कंपनीज, ये चैप्टर है बच्चों बेसिकली, ये मैं बात करूँ तो सेक्शंस 73 से लेकर 76A बात करता है। और इसमें आपको याद रखना बच्चों, जिनको रूल्स एंड रेगुलेशंस याद नहीं होते कंपनीज एक्ट के, क्योंकि कंपनीज एक्ट के साथ आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पढ़ने हैं। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, जो भी चैप्टर आप पढ़ोगे तो उसमें अगर आपको रूल्स रेगुलेशंस ही नहीं याद आएगा, उसका हेडिंग नहीं याद आएगा, तो क्या करने का, कंपनीज ऐड कर देने का और ब्रैकेट में डाल देने का एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014। जैसे आप शेयर कैपिटल का पढ़ रहे हो, तो कंपनीज ब्रैकेट में डाल दीजिए,
इशू ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स रूल 2014। बस इतना ही है रूल्स में, मतलब कोई ऐसा बहुत बड़ा नाम नहीं है। वो चैप्टर को इसे ब्रैकेट में ऐड कर दीजिए एंड आगे कंपनीज लिख दीजिए, रूल्स 2014 हो जाएगा। तो ये रूल्स आपको भी पढ़ना पड़ेगा कंपनीज एक्ट के साथ। ठीक है, चलिए। तो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स, अभी ये जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाले मेंबर्स से, जो शेयर होल्डर है, या तो पब्लिक से आप कर सकते हो। ठीक है, अब डिपॉजिट का मतलब क्या होता है बच्चों, डेफिनेशन क्या है डिपॉजिट की, देखिए मैंने अंडरलाइन किया एक एक वर्ड को, तो आपको कोई एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, एंड ऐसे ही वर्ड्स आपके एग्जाम में आने चाहिए। तो अगर मैं आंसर स्टार्ट करूँ कहीं पे भी डिपॉजिट का, तो मेरे आंसर में क्या आना चाहिए, एज पर सेक्शन 76 या एज पर सेक्शन 73, तो ऐसा आना चाहिए। प्लस आपका भी ऐसा भी आना चाहिए, कंपनीज ब्रैकेट में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014, ऐसे वर्ड्स आने चाहिए। तो देखिए बच्चों, डिपॉजिट का सिंपल, और जो याद करना मैं वही बोलूँगा, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा डिपॉजिट का मतलब, रिसिप्ट ऑफ मनी बाय ऑफ डिपॉजिट भी हो सकता है, या तो लोन भी दे सकते हो, आप किसी को पैसा भी दे सकते हो कंपनी को, बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज ऑफ अमाउंट कंसल्टेशन विद द आरबीआई। ऐसी कोई अमाउंट या ऐसा कोई डिपॉजिट, उसे डिपॉजिट नहीं मानेंगे आफ्टर कंसल्टेशन विद द आरबीआई। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी डिपॉजिट होगा वो टाइम बाउंड होता है, मतलब टाइम के अंदर आपको पैसा देना पड़ता है। सिक्योर भी हो सकता है, अनसिक्योर भी हो सकता है। मतलब आपने कोई असेट दिया होगा सिक्योरिटी बेसिस पे, तो सिक्योर माना जाएगा, अनसिक्योर माना जाएगा। बट जॉइंट नेम्स कैन नॉट एक्सीड 3%। मतलब जो जॉइंट नेम्स होंगे ना, वो 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं, ए, बी एंड सी, ये तीनों के जॉइंट नेम्स हो सकते हैं डिपॉजिट के, बट 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। मैक्सिमम 3% जॉइंट डिपॉजिट होल्ड कर सकते हैं। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू। अब मैं जहाँ बोलूँगा ना, इमीडिएटली टिक मार्क कर देने का, या आपके पास अगर नोट्स आ जाएगा या आपके पास कहीं नोटबुक होगा तो उसमें लिख लीजिए। क्या पॉइंट लिखने का, सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन 73 से लेके 76A, तो अपने पहला पॉइंट बन जाएगा। तो जो मैं आपको यहाँ पर लिख के दूंगा, आप भी मेरे साथ लिखना, अगर आपके पास नोटबुक होगी। मैं आपको पूरा कंपनीज एक्ट गारंटी एंटर का खत्म कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ सिर्फ बनाए रखना है, और मैं आपको गारंटी दूंगा 60 मार्क्स आपके कन्फर्म है। तो बच्चों अभी अपन कौन सा चैप्टर पढ़िए, तो अपन क्या करने का, देखिए अगर आपके पास नोटबुक होगा तो अभी मेरे साथ कर लेना कि 2 महीना अपने पास टाइम है। तो चैप्टर 5 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज, तो हेडिंग दीजिए मेरे साथ सब लोग, चैप्टर नंबर 5, क्या हेडिंग दोगे बच्चों, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। मैंने 4 बुक बनाई है, बट उससे भी आप नोट्स निकाल सकते हो, और भी ईजी एग्जाम के पर रिवाइज करने के लिए। तो चैप्टर 5 क्या कहता है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज। अब मेरा 4 बुक तो आपको पढ़ने के लिए आसान होगा, बट अभी कल एग्जाम है, तो इसका भी अपने के पास 1 पेज होना चाहिए नोट्स, इससे भी कम नोट्स बना सकते हो। तो अभी इसमें अपन ने क्या बने पॉइंट्स, देखिए सिंपल पॉइंट्स लिख देने का। पहला पॉइंट, अपन ने क्या पढ़ा बच्चों इसके अंदर, तो इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है क्या, कंपनीज। क्या लिखा है अपन ने, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ये लिखने की आदत क्यों डालने की, बिकॉज एग्जाम में जब जाओगे ना, आंसर राइटिंग, जब आपका क्वेश्चन दिखेगा, जब आंसर लिखने का टाइम आ जाएगा ना, तो आप इतना फास्ट आंसर लिखोगे, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस हुई है। मैंने आज तक जितने भी लॉ के पेपर 100% अटेम्प्ट किया है, 100%, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा था। वो क्यों, मेरा प्रैक्टिस था। तो अभी ऐसी प्रैक्टिस कीजिए, इट टेक्स टाइम, बट ये आपको एग्जाम में इसका बहुत बेनिफिट होगा। तो कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। नहीं तो एग्जाम में बहुत मिस्टेक होती है, बहुत रफ करना पड़ेगा, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। तो चलिए सेकंड पॉइंट बच्चों अपन इसमें पढ़ेंगे। तो मेरे साथ सब लोग जितने पॉइंट्स बोलेंगे उतना निकालना। अब जॉइंट नेम्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, सर जॉइंट नेम्स मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तो मतलब कोई भी डिपॉजिट अगर होल्ड करना चाहता है, तो उसमें मैक्सिमम जॉइंट नेम्स कितने हो सकते हैं बच्चों, तो मैक्सिमम जॉइंट नेम्स हो सकते हैं 3। सिर्फ 3 लोग मैक्सिमम नाम होल्ड कर सकते हैं एज ए डिपॉजिट। खत्म। चलिए नेक्स्ट आइए, डिपॉजिटर नॉमिनेट एनी पर्सन एट एनी टाइम, मतलब किसी को भी आप नॉमिनेट कर सकते हो। रिपेड विथ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलेगा आपको डिपॉजिट जब रीपेमेंट किया जाएगा। प्री मैच्योर रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट भी हो सकता है, 3 साल का था तो आपने 2 साल के अंदर ही उसको विड्रॉ कर दिया। अ प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर ओनली। तो भाई साहब जो प्राइवेट कंपनी है वो उस पैसा सिर्फ अपने प्राइवेट लोगों से, मतलब जो मेंबर्स है उससे ही एक्सेप्ट कर सकती है। बिकॉज आपको पता है ना, प्राइवेट कंपनी के एओए में रिस्ट्रिक्शन होते हैं। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट ऑफर हिज शेयर्स टू द पब्लिक, जो एओए में मेंशन होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी दोनों से कर सकती है, एग्जिस्टिंग मेंबर्स से भी कर सकती है, या तो आपके पब्लिक से भी कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट, अमाउंट नॉट कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट। यहाँ पे एग्जाम में डायरेक्ट 5 मार्क के केस लॉज आते हैं। क्या आते बच्चे, हेडिंग क्या दिया है, अमाउंट नॉट कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट, ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो चलिए क्या कि डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट वो एग्जाम में आता है, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट
स्टेट गवर्नमेंट या गारंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सिर्फ पैसा नहीं रिसीव कर रहे हो, आप गारंटी भी लेना चाहते हो किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से, या कोई लोकल अथॉरिटी हो सकती है, या तो कोई इंटरनेशनल बैंक हो सकती है, तो एसबीआई हो सकती है। तो मैं अगर सिंपल बात करूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ पे तीसरा पॉइंट निकलना चाहता हूँ, तो मेरा तीसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मेरा तीसरा पॉइंट होगा, इसमें मैं दो बनाऊंगा। एक, आपको तो पता होगा प्राइवेट कंपनी किससे डिपॉजिट ले सकती है, सिर्फ उनके मेंबर्स से ले सकती है। अगर मैं बात करूँ पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी दोनों से ले सकती है, उनके एग्जिस्टिंग मेंबर्स से भी ले सकती है, प्लस वो पब्लिक से भी ले सकती है। चलिए फोर्थ पॉइंट, बहुत सारे लोगों को ऐसा कि बहुत बेसिक है, बेसिक से ही जाएंगे अपन, क्योंकि जब बेसिक अच्छा होगा तो एग्जाम में लिखने के लिए भी बहुत आसान होगा। तो बच्चों फोर्थ पॉइंट क्या लिखेंगे अपन, फोर्थ पॉइंट मैं बहुत सिंपल चीज़ बोलता हूँ आपको कि आप इसे डिपॉजिट नहीं मानोगे, इसे डिपॉजिट नहीं मानोगे तो ये ऐसा कैंसिल करना है। कौन सा डिपॉजिट नहीं मानोगे, फॉर एग्जाम्पल आपने एसबीआई से पैसा लिया होगा, या तो आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा लिया होगा, या तो आपने स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लिया होगा, या तो कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है, या तो फॉर एग्जाम्पल कोई लोकल अथॉरिटी हो सकता है जिससे आपने पैसा लिया हो सकता है, या तो आपने उनसे क्या लिया होगा, गारंटी लिया होगा। सो दिस कैन नॉट बी कंसिडर एज अ डिपॉजिट, यस और नो। या तो आप इंटरनेशनल बैंक हो सकती है, जैसे आईएमएफ है, इंटरनेशनल बैंक हो सकती है, ब्रैकेट में डाल देना, जैसे आईएमएफ हो सकता है जिससे आपने पैसा लिया होगा। तो दिस कैन नॉट बी कंसिडर एज अ डिपॉजिट, इसे अपन डिपॉजिट नहीं कहेंगे बच्चों। तो एसबीआई हो गया। उसके बाद इंटर कंपनी का डिपॉजिट हो सकता है, मतलब कंपनी अंदर ही अंदर, मतलब एक कंपनी ने दूसरे कंपनी को पैसा दिया होगा, जैसे एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देती है, तो इंटर डिपॉजिट हो सकता है। तो अभी देखिए यहाँ से केस लो आता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर लेना मेरे साथ। क्या लिखा है बच्चों, सिक्योरिटीज, क्या लिखा है, सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, एप्लीकेशन मनी, एडवांस, एप्लीकेशन मनी हो सकता है या एडवांस में पेमेंट क्या होगा, कैन नॉट बी अलॉटेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन मनी। मतलब आपकी जो शेयर्स है ना, उसको अलोकेट नहीं किया 60 दिन के अंदर। कब से 60 दिन, जिस दिन आपका एप्लीकेशन मनी आया था। तो जनरली जिस दिन एप्लीकेशन मनी आता है बच्चों, उसके 60 दिन के अंदर आपको शेयर्स अलॉटमेंट होना चाहिए था। कितने दिन के अंदर, शेयर्स अलॉटमेंट के अंदर। एंड नॉट रिफंडेड टू द सब्सक्राइबर, रिफंड भी नहीं कर दिया विद इन 15 days ऑफ द कंप्लीशन ऑफ 16 days, ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताओ बच्चों, एग्जाम में डायरेक्ट केस लो है। क्या है, डायरेक्ट केस लो है। ध्यान सुना बच्चों, पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है, मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ। देखिए, जिस दिन आपने शेयर्स एप्लीकेशन के लिए मनी दिया, मतलब जिस दिन आपने शेयर एप्लीकेशन मनी दिया, ठीक है, और ये मनी किसको गया बच्चों, शेयर एप्लीकेशन मनी कंपनी को गया। तो कंपनी ने 60 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर बच्चों, 60 दिन के अंदर आपको शेयर्स अलॉटमेंट करना था। क्या करना था, शेयर्स अलॉटमेंट करना था। तो यहाँ पे बहुत क्लियर कट लिखा है, क्या लिखा है बच्चों, अब मेरे साथ भी पढ़ लेना कि आपकी भी रिविजन हो जाएगी। सिक्योरिटीज नॉट कैन नॉट बी अलॉटेड विद इन 16 days, अभी अलॉट नहीं किया, एंड उनको क्या हुआ फिर उसके बाद, नॉट रिफंडेड। तो 60 दिन के अंदर अलॉट नहीं करते तो 15 दिन के अंदर रिफंड करना पड़ता है। मतलब देखिए, अगर आपने 60 दिन के अंदर उनको शेयर्स नहीं अलॉट किया, नॉट अलॉटेड शेयर्स, अगर 60 दिन के अंदर शेयर्स अलॉट नहीं करते, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपको विद इन 15 days के अंदर पैसा रिफंड करना है। क्या करना है बच्चों, पैसा रिफंड करना है। सर अगर इफ़ नॉट, अगर नहीं करते हो तो इसे क्या माना जाएगा बच्चों, इसे माना जाएगा डिपॉजिट। बताओ मुझे कितना इजी है, इस पे केस लो आता है एग्जाम में, और बच्चे इसमें अटक जाते हैं। कितने इजी पॉइंट बनाने का, शेयर एप्लीकेशन मनी इफ रिसीव्ड बाय द कंपनी, सो कंपनी शुड अलॉट शेयर्स विद इन 60 days फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ मनी। If not, then company should give a refund to the subscriber within 15 days. If not, then it can be treated as a deposit. कितना सिंपल है मुझे बताइए। इस पे केस हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा जब अपना कल सेशन होगा, उसमें आपको डिटेल बताऊंगा इसमें केस हुआ है। ठीक है, चलिए, सबको आवाज़ सुनाई देगी, एकदम क्लियर है, अब विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो बस कमेंट बॉक्स में बता देना। अब नेक्स्ट बच्चों बनेंगे, नेक्स्ट
एडजस्टमेंट ऑफ द अमाउंट फॉर एनी अदर पर्पज शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रिफंड। एडजस्टमेंट मतलब आपने फॉर एग्जाम्पल कहीं पैसा चाहिए था, कहीं ज़रूरत थी कंपनी को पैसा देने के लिए, तो एडजस्टमेंट किया, कहीं किसी से पैसा लिया है, अपन जैसे लाइफ में एडजस्टमेंट करते मेरे पास पैसा नहीं है, थोड़ा पैसा देना, तो वो एडजस्टमेंट जो माना जाएगा कंपनी के लिए, वो आप डिपॉजिट ही मांग सकते हैं, मतलब ये डिपॉजिट ट्रीट नहीं कर सकते। तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, एनी एडजस्टमेंट मनी। ठीक है, अब जो केस हुआ मैंने वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे, बाकी क्या आप मतलब पढ़ सकते हो। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और उसके जो रिलेटिव्स है डायरेक्टर के, ऑफ द प्राइवेट कंपनी, डिक्लेरेशन इन राइटिंग, अमाउंट इज नॉट बाय बोरोइंग एंड एक्सेप्टिंग लोन्स और डिपॉजिट फ्रॉम द अदर्स। देखिए डायरेक्टर्स, जब डायरेक्टर्स यार ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसके ऊपर एग्जाम में केस हुआ है, अगर इसको टिक मार्क कर सकते हो आप। अब ये अमाउंट किससे आया बच्चों, ये अमाउंट जो जो पैसा डायरेक्टर से आया, मतलब जो डायरेक्टर है ना कंपनी के, या उसके जो भाई बहन है उससे पैसा आया है, बट उसने डिक्लेयर किया है कि जो अमाउंट है इज नॉट बोरो, मतलब मैंने ये अमाउंट लोन नहीं लिया किसी से, है ना, या किसी से मैंने डिपॉजिट नहीं लिया है, देन ओनली इन दिस केस वी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट, वी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट। ठीक है, तो याद रखना, कोई भी डायरेक्टर अगर कंपनी को पैसा देना चाहता है एज अ डिपॉजिट, वो दे सकता है, बट ये पैसा उसने कहीं से लोन लेने नहीं, मतलब लोन नहीं लेना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे इसमें बच्चों, पॉइंट नंबर 6 क्या बोलेंगे यहाँ पे, पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है बच्चों, पॉइंट नंबर 6। तो देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर 6 बहुत ईजी क्या आता है, कि अगर कोई डायरेक्टर है या तो उसका कोई रिलेटिव है, वो अगर पैसा डिपॉजिट करना चाहता है कंपनी के साथ, डिपॉजिट कर सकता है, बट वो पैसा उसने क्या नहीं करना चाहिए बच्चों, वो पैसा उसने बोरो नहीं करना चाहिए, कहीं से लोन नहीं लेना चाहिए, या किसी और के पास से डिपॉजिट नहीं, मतलब डिपॉजिट नहीं लेना चाहिए कि किसी और से मैंने पैसा लिया फिर मैंने आपको दे दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए डायरेक्टर ने, देन ओनली वी कैन से दैट इट इज़ ए डिपॉजिट। ठीक है, तो डायरेक्टर के अलाउड है, सिर्फ वो पैसा लोन नहीं होना चाहिए किसी फॉर्म में। नेक्स्ट बच्चों क्या कहेंगे, इफ यस देन डिस्क्लोज द बोर्ड रिपोर्ट, अगर ऐसा किया तो आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स सिक्योर्ड बाय फर्स्ट चार्ज और चार्ज रैंकिंग पारी पासु एक्सक्लूडिंग इनटेंजिबल असेट ऑफ द कंपनी, मतलब बच्चों जो चार्जेस होते हैं ना, चार्जेस, चार्जेस मतलब लोन, तो कोई असेट पे आप जो चार्ज लेते हो, जो लोन लेते हो, वो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिपॉजिट, बिकॉज उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। CH-G1 अपन फाइल करते हैं, चार्जेस का फॉर्म आपने पता होगा, CH-G1 अपन फाइल करते हैं, तो उस केस में आपको वो डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। पारी पासु चार्जेस मतलब इन केस वी हैव अ डिफरेंट चार्जेस एट द सेम लेवल, एक प्रॉपर्टी पे बहुत सारे चार्जेस के होंगे, सो सच चार्जेस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स कंपल्सरी कन्वर्टेबल, ऐसे बॉन्ड्स, ऐसे डिबेंचर्स जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होते हैं इनटू शेयर्स ऑफ द कंपनी विद इन 10 ईयर्स, मतलब देखिए ये इसमें ही एक क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा है, इफ एनी बॉन्ड और डिबेंचर्स कन्वर्टेड आफ्टर 10 ईयर्स वी कैन से दैट इट इज अ डिपॉजिट। अब ये आपको समझना पड़ेगा, लॉ में ऐसी लैंग्वेज होती है, बच्चे क्या करते पता है, पढ़ के जाते, अगर बॉन्ड से डिबेंचर 10 साल तक किया तो वो मतलब डिपॉजिट नहीं। भाई साहब एग्जाम में केस यू आती है, क्या केस यू आती है, पॉइंट नंबर 7, और जो केस यू आती है वही पॉइंट्स बनाने के एग्जाम के टाइम पे। सर आपने ऐसा कोई बॉन्ड परचेस किया होगा या ऐसा कोई डिबेंचर्स परचेस किया होगा कंपनी का जिसको कन्वर्ट किया है, अब कन्वर्ट कब किया बच्चों, कन्वर्ट किया है आपने कब, आफ्टर 10 ईयर्स। अगर आफ्टर 10 ईयर्स कन्वर्ट करते हो तो उसे अपन क्या मानेंगे बच्चों, उसे मानेंगे अपन डिपॉजिट, क्या मानेंगे उसे अपन, डिपॉजिट मानेंगे, पॉइंट नंबर 7। ये सुनो, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ सच बॉन्ड्स और डिबेंचर शैल नॉट एक्सीड द मार्केट वैल्यू असेस बाय द रजिस्टर वैल्यू, मतलब जो अमाउंट होगी ना बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की, जो मार्केट वैल्यू होगी उतना ही होना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे मार्केट में वैल्यू है 100 रुपये, तो अपन ने उतना ही 100 रुपये का बॉन्ड देना चाहिए, उतना ही रीपेमेंट करना चाहिए, उतना ही रिडम्पशन करना चाहिए जितना मार्केट वैल्यू है। अगर CB पे लिस्टेड है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है कोई, तो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी नॉट एक्सीडिंग हिज एनुअल सैलरी, इफ एक्सीड देन डिपॉजिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, केस लो याद रखना, इस पर भी केस लो है। अब मैं आपको गारंटी के साथ बोलूँगा, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, जो बोलूँगा वही उसी पे क्वेश्चन है। तो बच्चों क्या कह रहा है, कोई भी एम्प्लॉय ने अगर डिपॉजिट दिया होगा या पैसा दिया होगा कंपनी को, वो पैसा दे सकता है, देखिए एम्प्लॉय कंपनी को पैसा दे सकता है, वी कैन नॉट से इट इज़ अ डिपॉजिट, बट अगर वो पैसा
अगर बच्चों वो पैसा आपके सैलरी के एक्सीड, एनुअल सैलरी, नॉट मंथ, मंथली नहीं याद रखना, ये एनुअल सैलरी की बात कर रहा है। तो पॉइंट नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या पॉइंट नंबर 8? अगर एम्प्लॉई कंपनी का अपनी सैलरी से ज़्यादा, मतलब एनुअल सैलरी से एक्सीड करता है, मोर देन एनुअल सैलरी, जो उसकी साल की सैलरी, वो अगर कंपनी को देता है तो उसे अपन क्या मानेंगे बच्चों? उसे अपन डिपॉजिट मानेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक एक मार्क के क्वेश्चन आते हैं, या एमसीक्यू भी आ सकता है, दो दो मार्क के क्वेश्चन आते हैं कि वेदर इट इज़ अ डिपॉजिट और नॉट। तो आपको नीचे सीक्वेंस देंगे, एम्प्लॉय की सैलरी बताएंगे, साल की इतनी है, इतना उसने डिपॉजिट दिया, तो आपका ओपिनियन क्या है? तो बहुत सिंपल चीज़ है। तो एम्प्लॉय ने अगर अपने एनुअल सैलरी से ज़्यादा कोई पैसा दिया होगा कंपनी को, तो वी कैन से दैट इट इज़ अ डिपॉजिट माना जाएगा। पॉइंट नंबर 8 समझा आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड इन ट्रस्ट। अब ट्रस्ट के बाद जो पैसा होता है बच्चों, वो अपन डिपॉजिट नहीं मानेंगे, बिकॉज ट्रस्ट के बाद जो पैसा होता है वो नॉन इंटरेस्ट वाला होता है, मतलब अपन डोनेट करते हैं पैसा ट्रस्ट वाला। ट्रस्ट मतलब कौन होता है? ट्रस्टी जो होल्ड करता है पैसा किसी और के बिहाफ पे। एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजंस ऑफ सर्विस अप्रोप्रिएटेड विद इन 365 डेज। अप्रोप्रिएट मतलब यूज कर लिया उसको, मतलब किसी ने एडवांस पेमेंट दिया होगा कि मुझे आपके गुड्स चाहिए। जैसे कंपनी को किसी ने पेमेंट दिया होगा ना एडवांस, कि मुझे 3 तारीख को आपके गुड्स देना, 3 तारीख की मुझे आपकी सर्विस चाहिए। तो कोई इंसान अगर कंपनी को एडवांस में पेमेंट दे रहा है तो उसे डिपॉजिट नहीं कहेंगे। कब तक? अनटिल अनलेस अप्रोप्रिएटेड, मतलब उसको गुड्स देना चाहिए कितने दिन के अंदर? विद इन 365 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सच एडवांस। मतलब भाई साहब, अगर देखिए मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बताऊँ, पॉइंट नंबर 9, ये एग्जाम का केस लॉ है। अगर कोई एडवांस देता है कंपनी को, क्या देता है बच्चों? कोई भी अगर एडवांस देता है कंपनी को, तो कंपनी ने उनको गुड्स एंड सर्विसेज देना चाहिए। कब देना चाहिए? विद इन 365 डेज। अगर नॉट, इफ नॉट, अगर वो एडवांस अप्रोप्रिएट नहीं होता है, अप्रोप्रिएट मतलब वो पेमेंट वापस नहीं होता है, पेमेंट मतलब गुड्स वापस नहीं देते उसके। फॉर एग्जाम्पल अप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज मीन बाय अप्रोप्रिएशन? मतलब कस्टमर ने जितना पैसा कंपनी को दिया है, उतने पैसे के गुड्स एंड सर्विसेज उसको वापस देने चाहिए। कितने दिन के अंदर? 365 डेज के अंदर, मतलब 1 साल के अंदर। इफ नॉट, देन ये क्या माना जाएगा? डिपॉजिट माना जाएगा। चलो मैं आपको बहुत सिंपल एग्जाम्पल बता दूँ, ध्यान से सुनिए। अभी एग्जाम्पल देता हूँ शॉर्टकट के लिए आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी को मैंने कंपनी को, 1 जनवरी 2025 में मैंने कंपनी को पैसा दिया 5 लाख रुपए। क्या दिया मैंने कंपनी को? 5 लाख रुपए दिया, और मैंने बोला कि मुझे 5 आईफोन चाहिए। तो कंपनी ने बोला ठीक है, मैं हमको बाद में हम आपको आईफोन देंगे। तो मैंने पैसा कब दिया कंपनी को? एडवांस में 1 जनवरी 2025 में मैंने पैसा दिया एडवांस में 5 लाख रुपए। अब कंपनी ने मुझे गुड्स कब तक देने चाहिए थे? बिफोर, कब तक देने चाहिए थे? बिफोर 31 दिसंबर 2025 के पहले मुझे गुड्स देने चाहिए थे, 1 साल खत्म होने के पहले। अगर कंपनी मुझे गुड्स नहीं देती 1 साल के अंदर, सो वी कैन से दैट इट इज अ डिपॉजिट। अगर समझा आपको? तो ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो पॉइंट नंबर 9, एडवांस अगर 365 डेज के अंदर वापस रीपे नहीं, मतलब सॉरी, गुड्स वापस नहीं देते उनको, अप्रोप्रिएट नहीं करते हो, मतलब उसको जो उसने मांगा था उसको नहीं देते 365 डेज के अंदर, देन इट शुड बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग, मतलब कोई भी कोर्ट में केस चल रहा है आपके अगेंस्ट, बिफोर एनी कोर्ट, मैटर ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट अप्लाई 365 डेज। अब भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कोई केट में, मतलब कोर्ट में केस चल रहा है, मैटर ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट अप्लाई 365 डेज। मतलब सर एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने मुझे एडवांस मनी दिया था, है ना, कंपनी को, तो कंपनी ने आपको गुड्स देना चाहिए था 365 डेज के अंदर, बट ये मैटर कोर्ट में चला गया। अब ये मैटर अगर कोर्ट में चला गया, तो ये मैटर में मैं आपको गुड्स 365 डेज के अंदर नहीं दे सकता, बिकॉज कोर्ट का ऑर्डर आना चाहिए तभी मैं आपको गुड्स दे सकता हूँ। तो याद रखना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्सेप्शन दिया है। अगर ये मैटर जो आपने एडवांस दिया ना कंपनी को, तो कंपनी ने 365 डेज के अंदर आपको गुड्स देना चाहिए था, बट ये मैटर आपका कोर्ट में पेंडिंग है। कहाँ पे पेंडिंग है बच्चों? कोर्ट में पेंडिंग है, देन 365 डेज इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा इस केस में। बहुत अच्छे सा एक्सेप्शन दिया है। तो 365 डेज इज नॉट एप्लीकेबल। समझा क्या आपको? चलिए अब बनेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते बच्चों।
नेक्स्ट क्या कहता है बच्चों कि एडवांस कनेक्शन विद द कंसिडरेशन फॉर इमोबल प्रॉपर्टी और एग्रीमेंट और अरेंजमेंट। कोई आपने इमोबल प्रॉपर्टी परचेज की होगी तो उसे अपन डिपॉजिट नहीं मानेंगे, बहुत सिंपल है। आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया होगा फॉर द परफॉर्मेंस के लिए, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया होगा परफॉर्मेंस के लिए, तो वो भी अपन क्या मांगे, जैसे सिक्योरिटी के लिए देते हैं अपन, गारंटी के लिए देते हैं, तो वो भी अपन डिपॉजिट नहीं मानेंगे। एडवांस दिया होगा कोई कंसिडरेशन फ्यूचर सर्विसेज के लिए दिया होगा, मतलब फॉर एग्जांपल मुझे 2 साल के बाद आपकी गुड्स चाहिए, 2 साल के वजह से अपन ने पढ़ा था एडवांस, वैसे ही सेम। तो आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया होगा, या फॉर एग्जांपल आपने कोई एडवांस दिया होगा कंसिडरेशन फॉर फ्यूचर सर्विसेज एंड रिटर्न एग्रीमेंट पीरियड फॉर प्रोवाइडिंग डज नॉट एक्सीड कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस ऑफ और 5 years विच एवर इज लेस। अभी आपने जो एग्जाम पढ़ा ना, दैट इज एडवांस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज, कि मुझे 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद मुझे गुड्स देना या आपका पैसा लेना, एडवांस में मनी देना। तो आपने 365 डेज के अंदर पैसा देना, मतलब गुड्स देना चाहिए, तो वी कैनॉट से इट इज़ अ डिपॉजिट। ये सेकंड क्या कहता है, फ्यूचर सर्विसेज, मतलब आपने एक एग्रीमेंट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा था कि आपने 2 साल के बाद मुझे ये गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, तो दैट कैनॉट बी कंसिडर्ड डिपॉजिट, बिकॉज जो टाइम पीरियड है वो नॉर्मल बिजनेस वाला होना चाहिए और 5 years विच एवर इज लेस वाला होना चाहिए। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल बिजनेस में 4 साल का होता है ना, आप कह रहे 5 साल, विच एवर इज लेस 4 साल, तो 4 साल को फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब ये क्या करें, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जैसे एग्जाम्पल ध्यान ध्यान रखने दो, पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ फिर वो पॉइंट ऐड करता हूँ। आप समझिए एक्स कंपनी ने वाई कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन किया कि आप लोग मुझे फॉर एग्जाम्पल कि नेक्स्ट 4 साल में, मतलब नेक्स्ट 4 years में आप मुझे ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। एक्स एंड वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो 4 साल के लिए एक दूसरे का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर में, 4 साल के बाद। बट नॉर्मल जो बिजनेस चलता है मार्केट में वो 3 साल कहता है कि 3 साल के अंदर गुड्स देने चाहिए। तो ये क्या कहता है कि कौन सा आपने फॉलो करना चाहिए। अगर मार्केट में ये चल रहा है कि 3 साल का क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, बट आपने कॉन्ट्रैक्ट में 4 साल मेंशन किया है, तो विच एवर इज लेस 3 years इज लेस। तो ये एग्जाम्पल दे रहा है, आपको समझ रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपने किसी कंपनी के साथ ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, ऐसा कोई अरेंजमेंट किया होगा जिसमें जो टेन्योर है वो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 5 साल, या तो मार्केट में जो चल रहा है वो विच एवर इज लेस, वो आपको फॉलो करना है। अगर ये 5 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो सो वी कैन से दैट इट इज़ अ डिपॉजिट। क्या माना जाएगा बच्चों, ये डिपॉजिट माना जाएगा। तो यहाँ पे अपन एक पॉइंट ऐड कर देंगे, पॉइंट नंबर 10। तो अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो फ्यूचर गुड्स के लिए, ठीक है, फ्यूचर के लिए, तो वो कितना टाइम होना चाहिए, 5 years, और मार्केट में जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से विच एवर इज लेस, तो ये डिपॉजिट नहीं है। अगर मोर देन दैट हुआ, मतलब इससे ज़्यादा हुआ, तो उसे अपन क्या मानेंगे बच्चों, इसे अपन डिपॉजिट मानेंगे। चलिए आ जाइए नेक्स्ट। एनी अमाउंट ब्रॉट इन बाय द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी बाय ऑफ अनसिक्योर्ड लोन स्टिपुलेशन ऑफ एनी लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक। मतलब प्रमोटर ने कुछ पैसा दिया होगा कंपनी को, तो जब प्रमोटर पैसा देता है कंपनी को, वी कैन नॉट से दैट इट इज़ अ डिपॉजिट। ठीक है, लोन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोमोटर देमसेल्फ और बाय द रिलेटिव्स। प्रमोटर या उसके भाई बहन ने पैसा दिया होगा कंपनी को। सच एग्जाम्पशन शैल बी अवेलेबल ओनली टिल द लोन्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स आर रीपेड एंड नॉट देयर आफ्टर। मतलब ये क्या कह रहा है पता है, अगर कोई प्रमोटर पैसा दे रहा है कंपनी को, तो वो पैसा वापस रीपे करना चाहिए कंपनी ने, वो रीपे करने तक ये एग्जम्पशन मिल जाएगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई प्रमोटर या उसका भाई बहन कंपनी को पैसा देता है एज अ लोन फॉर्म में, तो वो लोन वापस रीपे करना चाहिए कंपनी को, तो वो एग्जम्पशन उनके लिए उसी पीरियड के लिए होगा जब तक वो लोन पेंडिंग है। लोन खत्म होगा, एग्जम्पशन भी खत्म होगा। एनी अमाउंट एक्सेप्टेड बाय द निधि कंपनी, निधि कंपनी ने कोई अमाउंट एक्सेप्ट किया तो वो भी डिपॉजिट नहीं है। ये क्या लिखा है, 25 लाख रुपीज और मोर रिसीव्ड बाय स्टार्टअप कंपनी बाय ऑफ कन्वर्टेबल नोट्स और रीपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 10 years। 25 या 25 लाख से ज्यादा कोई भी पैसा नया स्टार्टअप कंपनी रिसीव्ड करता है नॉट एक्सीडिंग 10 years, वी कैन नॉट से दैट इट इज अ डिपॉजिट। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया, अब देख लेना उठा के। तो एक पॉइंट ऐड करना बच्चों, यहाँ पे क्या पॉइंट ऐड करना, पॉइंट नंबर 11। इसमें क्या ऐड करोगे बच्चों, पॉइंट नंबर 11 में ऐड करोगे, अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है, कोई भी स्टार्टअप कंपनी है, कितना अमाउंट रेज करना चाहती है, 25 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट रेज करना चाहती है,
बट अप टू 10 ईयर्स तक, अप टू 10 ईयर्स तक बच्चों क्या ये डिपॉजिट नहीं है। बट अगर मोर देन 10 ईयर्स हुआ तो, इफ नॉट, अगर मोर देन 10 ईयर्स हुआ तो फिर इसे अपन क्या मानेंगे बच्चों, इसे अपन डिपॉजिट मानेंगे। कितना सिंपल पॉइंट है, डायरेक्ट दो दो मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ये डिपॉजिट है कि नहीं है। ठीक है, मेरे साथ सभी को क्लिक लेना ही है, अगर फास्ट हुआ तो बताना। ठीक है, चलिए। डिपॉजिटर मतलब कौन होता है बच्चों, एनी मेंबर ऑफ द कंपनी हु हैज मेड अ डिपॉजिट विद द कंपनी, उसे डिपॉजिटर माना जाएगा। फिर एलिजिबल कंपनी कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्ट एग्जाम में केस आता है कि कौन सी कंपनी है जो डिपॉजिट ले सकती है, मार्केट से पैसा उठा सकता है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो मेंबर्स से पैसा लेंगे एग्जिस्टिंग, पब्लिक कंपनी तो दोनों से लेगी, मेंबर्स से भी लेगी प्लस पब्लिक से भी पैसा उठा सकती है। तो क्या लिखा बच्चों यहाँ पे, पब्लिक कंपनी, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसका कितना है बच्चों, नेटवर्थ नॉट लेस देन 100 करोड़ रुपीज और टर्न ओवर नॉट लेस देन 500 करोड़ रुपीज। नॉट लेस देन मतलब इतना होना चाहिए 100 एंड 500, 100 आपका टर्न ओवर एंड 500 आपका क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे आपका नेटवर्थ 100 करोड़ रुपए एंड आपका टर्न ओवर कितना होना चाहिए 500 करोड़ रुपए। एंड आपको क्या पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एंड ये स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करना पड़ता है आरओसी के पास, MGT 14 फॉर्म होता है। कौन सा फॉर्म होता है, MGT 14 फॉर्म होता है, जो आपको आरओसी के साथ फाइल करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। एंड जो लिमिट है बच्चों, जो आप लोन लेना मतलब जो डिपॉजिट लेना चाहते हो, तो वो कितने, किसकी लिमिटेशन में होना चाहिए, 181C। ये क्या अपन बाद में पढ़ेंगे, नीचे है अपना 181C, क्या है कि कितना आपके ऊपर लिमिट है, वो लिमिट के अंडर हुआ तो बोर्ड रेजोल्यूशन, उस लिमिट के बियॉन्ड गया तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, वो अपन पढ़ेंगे नीचे। बट आपको समझा क्या, कौन सी कंपनी एलिजिबल है, तो ऐसी कंपनी एलिजिबल है जिसका नेटवर्थ मतलब पेड अप कैपिटल फॉर रिजर्व सिक्योरिटी ये कितना होना चाहिए, 100 करोड़ रुपए। एंड उसका सेल मतलब टर्न ओवर कितना होना चाहिए, 500 करोड़ रुपए। ऐसी कंपनी क्या कर सकती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। पब्लिक कंपनी की बात करो। ये याद रखना बच्चों, जिन मतलब जितने भी बच्चे सी एंटर के देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना नेटवर्थ का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए। अब बच्चों प्रोहिबिटेड मतलब प्रोहिबिटिव प्रोविजंस एंड एग्जम्प्टेड कंपनीज, अब ये अप्लाई टू बैंकिंग कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब इनको ये एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये आरबीआई के अंडर आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आती है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होता है। चलिए, अब यहाँ से आएगा बच्चों आपका प्रोविजन, यहाँ से क्या आएगा, आपका आएगा प्रोविजन। बट ये स्टार्ट करने के पहले बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, लेटेस्ट क्वेश्चन है, फ्रेश क्वेश्चन पेपर एकदम, आपको मज़ा आ जाएगा। जो मैं आपने पढ़ा था अभी तक, क्या वो एक सच में एग्ज़ाम में आता है, तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, जो अपन पढ़ते हैं वो एग्ज़ाम में सेम टू सेम आता है। तो मैं आपके सामने दिखा दूँ, क्योंकि आपके सामने मैं ओपन करूँ, ऐसा नहीं कि मैंने आपको कोई पुराना क्वेश्चन पेपर उठाया या फॉर एग्जाम्पल कहीं से क्वेश्चंस बनाए मैंने खुद से, नहीं। अब देखिए जनवरी 2026 का अभी का फ्रेश क्वेश्चन पेपर है। अब मैं आपके सामने लॉ का क्वेश्चन पेपर ओपन कर रहा हूँ। अब बच्चों इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आपको केस लॉ बताता हूँ कि ये एग्जाम में डायरेक्ट केस लॉ आई है कि ये डिपॉजिट है कि नहीं है। ठीक है, आप लोग मुझे बताना। हाँ देखिए, कितने मार्क का क्वेश्चन पूछा है, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, बी क्वेश्चन है। कौन सा ये, 2B क्वेश्चन पूछा है। क्या लिखा है बच्चों, देखिए PRT लिमिटेड, PRT लिमिटेड कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। तो फॉलोइंग डिटेल्स है उनकी, कितना दिया बच्चों, देखिए पेड अप शेयर कैपिटल 20 करोड़ रुपए, पेड अप शेयर की कैपिटल कितना है 20 करोड़, फ्री रिजर्व कितना है 8 करोड़ रुपए, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 2 करोड़ रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम है। उसके बाद एग्जिस्टिंग डिपॉजिट कितना है 2 करोड़ रुपए है, एग्जिस्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक कितना है 5 करोड़ रुपए है। नीचे दिया था कंपनी नाउ प्रपोज टू एक्सेप्ट फर्दर डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर, अब वो और डिपॉजिट लेना चाहते हैं। अब ये अलग बात है बच्चों, देखिए अभी ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सर इनका तो कैपिटल उतना नहीं है, क्या हमको वो रेशो देखना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं पता है, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं कहता हूँ ना कि सीए इंटर में बच्चे सब पढ़ के जाते हैं बट सब पास क्यों नहीं होते, उसके पीछे ये रीज़न, आप ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन आपका आई ओपनर है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, क्राइटेरिया चेक करेंगे, सर वो 100 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए का क्राइटेरिया नहीं फॉलो होता है ना। नेटवर्थ आपने बोला 100 करोड़ रुपए होना चाहिए, टर्नओवर आपका 500 करोड़ रुपए होना चाहिए। बट बच्चों ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखा है,
PRT लिमिटेड इज एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी। एलिजिबल मतलब एग्जामिनर ने खुद इसको आइडेंटिफाई किया है कि ये एलिजिबल है। सो इन दिस केस वी कैन नॉट चेक कि ये 100 करोड़ में आता है या 500 करोड़ में आता है। आई अंडरस्टैंड कि ये बच्चे का, देखिए मैं बोलूँगा ना, एग्जाम इजी है, बट आप वो अप्रोच से जाना चाहिए कि अगर एग्जाम में ऑलरेडी मेंशन किया है तो आपका ये आधा काम खत्म हो गया है। तो आपने को नहीं चेक करना है कि 100 करोड़ में आता है कि 500 करोड़ में आता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है एलिजिबल कंपनी। अब उन्होंने ऑलरेडी इतना डिपॉजिट लिया, अभी डिपॉजिट लिया मतलब वो एलिजिबल है ना, इसलिए तो डिपॉजिट लिया ना। अब नीचे उन्होंने लिया कि वो फर्दर डिपॉजिट लेना चाहते हो, तो क्या वो ले सकते हैं क्या? अब इसके लिए अपने को देखना पड़ेगा क्राइटेरिया कि अपन कितना मैक्सिमम डिपॉजिट ले सकते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपका अप्रोच कैसे होना चाहिए, आपको पढ़ना कैसे जाना चाहिए। ये एग्जाम उसका है। एग्जाम वो नहीं है 800 पेजेस पढ़ते बैठ रहे, सब पढ़ गए मैं, सब कुछ सब पढ़ के आया मैं, कुछ ही नहीं आएगा। वैसा होना चाहिए, कम पढ़िए बट ऐसा टारगेट पढ़िए कि भाई साहब आज मैंने जो पॉइंट्स निकाले ना 11 पॉइंट्स, कभी भी पूछ लेना, कभी भी बता सकते हो, ऐसा होना चाहिए। चलिए अब बच्चों ये मैं आपको बताऊंगा कि ये देखिए, ये इतने पॉइंट्स अगर आपने पढ़ लेना बस खत्म, ये चैप्टर अपना खत्म हो जाता है। 10 मार्क आपके यहाँ यहीं पे कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए, प्रोविजंस रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स, क्या प्रोविजंस अपने को फॉलो करना चाहिए इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया है। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट आपको बोला था, क्या बोला था बच्चों यहाँ पे, मैंने सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे आपको एक चीज़ बोली थी, क्या बोली थी बच्चों, कि ये जो मतलब चैप्टर है ना, ये 10 मार्क कम से कम आपको देखे जाएगा। कितना देखे जाएगा बच्चों? कम से कम 10 मार्क आपको देखे ही जाएगा। कुछ बच्चे के क्वेश्चन है, ये सेशन कहाँ पे होता है सर? देखिए ये सेशंस यूट्यूब पे ही होगा, आपका इसी प्लेटफॉर्म पे होगा और ये डेली बेसिस पे होगा। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कोई भी आपका डाउट, बेसिक से बेसिक डाउट हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप बिंदास मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे बच्चों प्रोविजंस रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर्स। क्या प्रोविजंस फॉलो करना चाहिए, अपना भी ये बहुत अच्छे से करने वाले। तो मुझे एक मिनट देना, मैं पानी पी के आता हूँ, तब तक आप भी चेक कीजिए। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स कीजिए, तब तक कमेंट में कीजिए, मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं 1 मिनट में पानी पी के आता हूँ। चलिए अभी अपन बात करिए बच्चों प्रोविजन की, कि कैसे प्रोविजंस फॉलो करना है। सबसे पहले फर्स्ट, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके बाद सर्कुलर टू द मेंबर्स को सर्कुलेट करना पड़ेगा, सर्कुलर कि हम डिपॉजिट इशू करना चाहते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना पड़ेगा कंपनी का। क्रेडिट रेटिंग भी करवाना पड़ता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है जो A+, B+, C+ देती है। टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स कितने हैं, अमाउंट कितना ड्यू बाकी है इसके पहले, कोई प्रीवियस डिपॉजिट एक्सेप्ट किया कि अपन ने, वो सब डिटेल्स आपको इस ऑफर में देना चाहिए, सर्कुलर में देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक्नॉलेज ड्यू और स्पीड पोस्ट से सबके घर पे जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी जाना चाहिए। कौन सा फॉर्म? DPT-1। तो देखिए बच्चों, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, जब भी आपको किसी से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है तो एक फॉर्म देना पड़ेगा DPT-1। डिपॉजिट का DPT ऐड किया उन्होंने, बस इतना याद करना, याद करने के लिए बहुत ईजी है। तो क्या बोलोगे? DPT-1, DPT-1 डिपॉजिट का DPT-1 वो फाइल करना पड़ेगा। उसमें पूरा डिटेल जाएगा, एग्जिस्टिंग कितना डिपॉजिट है, लास्ट डिपॉजिट कितना था, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्रेडिट रेटिंग क्या है, सब डिटेल जाएगा उसके अंदर। और ये आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करना है, प्लस एक वर्नाक्युलर, मतलब अगर महाराष्ट्र में तो मराठी, अगर साउथ में तो साउथ लैंग्वेज, जो कोई भी चलेगा। हैज़ नॉट कमिटेड डिफॉल्ट्स इन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब नया डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के पहले आपने पुराना कोई ऐसा कांड नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए कि ऑलरेडी आपने डिपॉजिट में फिल किया होगा, या आपने डिपॉजिट नहीं पे किया होगा, या उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे किया होगा, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब।
तो ऐसा कोई भी डिफॉल्ट आपने लास्ट कितने साल में नहीं करना चाहिए, 5 साल, मतलब वो 5 साल खत्म होने चाहिए आपने डिपॉजिट मतलब डिफॉल्ट करके। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ, देखिए 2018 में एक कंपनी ने डिफॉल्ट किया था, मतलब डिपॉजिट वापस रीपेमेंट नहीं किया था। कब किया था, 2018 में। अब 2026 है, क्या वो कंपनी एलिजिबल है? यस, क्योंकि 5 साल खत्म हो चुके हैं ना। तो अगर आपने ऐसा कोई डिफॉल्ट किया तो नो इशू, बट वो डिफॉल्ट करके आपके 5 साल कंप्लीट होने चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू रेज द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। आई अंडरस्टैंड, 5 साल का क्राइटेरिया। सर्कुलर कब तक वैलिड होगा बच्चों? 6 months फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंस स्टेटमेंट आर लेड बिफोर द एजीएम। तो सर्कुलर जो होगा आपका वो कब तक वैलिड होगा? 6 महीने के लिए वैलिड होगा, या तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे जो एजीएम में लेके जाएंगे तब तक वो आपका वैलिड होगा। तो 6 महीने का क्राइटेरिया होता है आपका जो सर्कुलर होगा जिसमें डिटेल्स होगा, वो 6 मंथ का उसका वैलिडिटी होगा। फ्रेश सर्कुलर आपको मतलब फ्रेश सर्कुलर आपको इशू करना पड़ेगा इन ईच सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ऑब्वियस बात है, 6 महीने का वैलिडिटी है तो हर साल नया ही आएगा आपका सर्कुलर। फाइल कॉपी ऑफ द सर्कुलर रजिस्ट्रार विथ 30 days। तो आपको क्या करना है बच्चों, 30 days में आप रजिस्ट्रार के साथ फाइल करना है। जस्ट 1 मिनट। एक फोन है, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ बोल, कोण आ गया? अगं तू कुठे आहे आत्ता? खालीच आहे ना, मी लेक्चर घेत होतो, मी लेक्चर करत होतो आत्ता, लेक्चर चालू होतं. का लगेच एवढं लवकर? अच्छा 9 वाजले, हां. बरं बरं, हां. हा उद्या येईन तो. हो हो. तो देखिए बच्चों, क्या बोला मैंने, जो सर्कुलर होता है, सर्कुलर मतलब क्या बच्चों, जो आपने न्यूज़पेपर में इशू किया ना कि ये कंपनी डिपॉजिट लेना चाहती है लोगों से, इतना इतना पैसा लेना चाहती है, इन्होंने लास्ट कुछ सालों में डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है क्या, कितना किया, वो सब डिटेल जो सर्कुलर आप इशू करते हो ना न्यूज़पेपर में या DPT 1 में, तो वो बेसिकली वैलिड होता है 6 महीने के लिए। आपको हर साल नया डिपॉजिट के लिए सर्कुलर इशू करना पड़ेगा, नया सर्कुलर। तो जैसे ही आपने इशू कर दिया तो वो आपको फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के साथ विद इन 30 days बिफोर द डेट ऑफ द इशू ऑफ द सर्कुलर। मतलब देखिए, आप न्यूज़पेपर में बाद में दीजिए, पहले रजिस्ट्रार को दीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रार इंपॉर्टेंट है ना। कंपनी का रजिस्ट्रेशन किसके पास होता है? रजिस्ट्रार के पास। पहले रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कीजिए 30 दिन के अंदर, फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, वो इशू कीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डिपॉजिट ऑन बिफोर द 30th April each year at least 20% ऑफ द अमाउंट इज डिपॉजिट मैच्योरिंग। अब ये कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क करना कि हर 30th April के पहले डिपॉजिट ऑन और बिफोर, मतलब उसके पहले उसके तब तक आपको क्या करना है, 20% जो अमाउंट है डिपॉजिट का वो मैच्योर करना पड़ेगा, मतलब वो पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट लिया है लोगों से, तो हर साल क्या होगा, 31 अप्रैल को हर साल क्या होगा, 30 अप्रैल को हर साल क्या होगा कि 1 करोड़ का 20% मतलब 20 लाख मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा हर साल। इससे क्या होगा ना, जब वो मैच्योरिटी आ जाएगा ना, तब तक मेरे पास उतना पैसा होना चाहिए ताकि मैं उनको रीपेमेंट कर पाऊँ। तो इसलिए इन्होंने बोला 30 अप्रैल में हर साल आपको क्या करना है, 20% अमाउंट डिपॉजिट करना है, जितना मैच्योर होने वाला है उसका 20%। कहाँ पे? ये सेपरेट बैंक अकाउंट, और उस बैंक अकाउंट का नाम क्या होगा, रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। समझा आप लोग? अगर कंपनी ने 10 करोड़ रुपए इशू किया डिपॉजिट, तो उसका 20% कितना आ जाएगा, 10 करोड़ का 20% कितना आ जाएगा बच्चों, 2 करोड़ रुपए। वो आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा हर 30 अप्रैल को, वो आपको डिपॉजिट करना है। नॉट एनी टाइम, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 20% से अमाउंट डिपॉजिट नीचे जाना चाहिए। नॉट एनी टाइम फॉल बिलो द 20% ऑफ द अमाउंट डिपॉजिट मैच्योरिंग ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 20% से नीचे कभी नहीं जाना चाहिए, कम से कम 20% होना चाहिए। नो डिफॉल्ट, कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। शैल नॉट अप्लाई टू अ प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स मेंबर मनी इज नॉट एक्सीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा बच्चों, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए, केस का ध्यान रखना। नो डिफॉल्ट कमिटेड shall not apply to a private company except from its member money not exceeding 100% of PUC, पेड अप क्या पड़ेगी, 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लस FR प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और स्टार्टअप कंपनी के लिए फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। अब इसका मतलब क्या देखिए, प्राइवेट कंपनी का क्या बोला बच्चों, ये प्राइवेट कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला है कि प्राइवेट कंपनी ने क्या करना चाहिए बच्चों,
शैल नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स मेंबर मनी इज नॉट एक्सीडिंग, कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए 100% ऑफ पीयूसी प्लस एफआर प्लस सिक्योरिटी अमाउंट, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता भाई साहब, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और ये अभी अपने को केस हुआ भी लिखना है, तो याद रखना बच्चों ये लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्या लिखा है, नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनी और बोरोइंग लेस देन ट्वाइस, मतलब कोई भी एसोसिएट कंपनी नहीं होना चाहिए या कोई सब्सिडरी कंपनी होना चाहिए, या बोरोइंग कितना होना चाहिए, लेस देन ट्वाइस ऑफ द पीयूसी ऑफ 50 करोड़ रुपीस, मतलब जो आपका बोरोइंग वो कितना कम होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ द पीयूसी, जितना आपका पेड अप कैपिटल उससे कम होना चाहिए, ट्वाइस मतलब जैसे 5 करोड़ आपका कैपिटल है तो उसका ट्वाइस क्या है 10 करोड़ रुपए, उससे कम, और 50 करोड़ रुपीज विच एवर इज लोअर एंड नॉट डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ सच बोरोइंग। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, देखिए क्या बोलता है ये बच्चों, आपको हर 30 अप्रैल को 20% अमाउंट डिपॉजिट करवाना है, तो ये अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया कि 20% हर साल मुझे डिपॉजिट करवाना है, शेड्यूल एक सेपरेट बैंक अकाउंट में करना पड़ेगा, ये कभी भी 20% से नीचे अमाउंट आपका नहीं जाना चाहिए। अब नो डिफॉल्ट, कोई भी डिफॉल्ट आपने कमिटेड नहीं करना चाहिए, ठीक है, नो डिफॉल्ट कमिटेड शैल नॉट अप्लाई टू। अब ये किसको एप्लीकेबल नहीं होता बच्चों, यहाँ पे लिखा है नॉट, ये ना यहाँ से गलत वर्ड है, मतलब ये आप इसको हटा देना, नो डिफॉल्ट कमिटेड ये अलग है, एंड यहाँ से लिखा है शैल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी, मतलब ये जो कंडीशन है 20% का, ये किसको एप्लीकेबल नहीं है बच्चों, अगर आपका जो पीयूसी, मतलब यहाँ पे आपका जो पीयूसी एसपीए एंड आपका जो रिजर्व है उसका 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अमाउंट, तब जाके इट इज़ एप्लीकेबल टू यू, कि आपको 20% हर साल डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। कब 20% डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका जो डिपॉजिट है वो कितना एक्सेड नहीं होना चाहिए, 100% ऑफ पीयूसी एफआर प्लस सिक्योरिटी पेमेंट। ये किसको एप्लीकेबल है, प्राइवेट कंपनी की बात को, पब्लिक कंपनी को तो वैसे ही करना है, हर साल 20% आपको डिपॉजिट करना है, 20% से नीचे आपका बैलेंस नहीं आना चाहिए, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी इफ प्राइवेट कंपनी हैज़ नॉट मोर देन 100% ऑफ पीयूसी प्लस एफआर प्लस एसपीए और एनी स्टार्टअप कंपनी फॉर 5 years के लिए, उनको एप्लीकेबल नहीं होगा ये मैचुरिंग का जो कंडीशन है 20% वाला, ये इनको एप्लीकेबल नहीं है, इसको इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर देना। एसोसिएट कंपनी को भी एप्लीकेबल नहीं है, ये बोरोइंग कंपनी जिनका जो कितना है, उनका क्या है बोरोइंग लेस देन ट्वाइस ऑफ द पीयूसी, मतलब इनका जो बोरोइंग है वो पीयूसी से लेस देन ट्वाइस है, और 50 करोड़ रुपीज विच एवर इज लोअर, तो भाई साहब इनको एप्लीकेबल नहीं है, बट इन्होंने कोई भी डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए बच्चों एक सिंपल चीज़ बताओ, 20% हर 30 अप्रैल को आपको डिपॉजिट करना है, ठीक है, या आपका अलग कैपिटल रीपेमेंट अकाउंट होगा, सीआरए कहेंगे आप शॉर्टकट में, कैपिटल रीपेमेंट अकाउंट, सॉरी डिपॉजिट रीपेमेंट अकाउंट। अभी डिपॉजिट रीपेमेंट जो अकाउंट होगा बच्चों, ये सेपरेट अकाउंट मेंटेन किया है, इसमें हर साल आपको कितना पैसा डालना है, 20% डालना है हर साल आपका मैच्योरिटी का, जो जितना डिपॉजिट मैच होने वाला है, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी, किसको एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है। सर प्राइवेट कंपनी मतलब किसको एप्लीकेबल नहीं है, अगर अगर फॉर एग्जांपल क्या लिखा है, देखिए ध्यान से कंडीशन लिखा है, क्या लिखा है कि हाँ शैल नॉट एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स मेंबर, मतलब प्राइवेट कंपनी ने उसका जो डिपॉजिट है वो उससे एक्सीड नहीं किया, किससे एक्सीड नहीं किया, 100% ऑफ पीयूसी प्लस एफआर प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम एसपीए, तो 20% condition is not applicable to those private company whose deposit from the members is not more than 100% of PUC, FR or security premium account or any startup company for 5 years. इनको ये applicable नहीं है। समझा आपको कितना सिंपल है। अभी किसकी बात कर, एसोसिएट कंपनी। सर ऐसी एसोसिएट कंपनी जिनका जो बोरोइंग है बच्चों, जिनका जो लोन है, जितना पैसा लिया होगा, डिपॉजिट लिया होगा, बोरोइंग लेस देन ट्वाइस ऑफ द पेड अप कैपिटल और ₹50 करोड़ विच एवर इज लेस। मतलब जैसे एग्जांपल बता दो, अभी एक एसोसिएट कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपए, ठीक है, एंड उन्होंने मार्केट से पैसा उठाया 2 करोड़ रुपए। पैसा कितना उठाया मार्केट से, 2 करोड़ रुपए, एंड उनका कैपिटल कितना है, 5 करोड़ रुपए। क्या सर ये जो पैसा उठाया एज अ बोरोइंग, क्या ये ट्वाइस ऑफ द कैपिटल है? नहीं सर, लेस देन ट्वाइस ऑफ द कैपिटल है, बिकॉज 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए कैपिटल है, उसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 10 करोड़ रुपए। तो 10 करोड़ रुपए आप मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, बट उन्होंने कितना उठाया, सिर्फ 2 करोड़ रुपए उठाया, तो इसका मतलब वो लेस देन ट्वाइस ऑफ द पीयूसी है और 50 करोड़ रुपए से भी लेस है।
तो इसका मतलब 20% कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल टू एसोसिएट कंपनी। तो समझा, प्राइवेट कंपनी का क्राइटेरिया अलग है एंड एसोसिएट कंपनी का क्राइटेरिया अलग है। चलिए, जो भी डाउट है बिंदास चैट बॉक्स में मेंशन कर देना। शैल नॉट अप्लाई टू अ स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स होते हैं जो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे जो पेमेंट करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो उनको ये बेसिकली एक्सेप्टेबल नहीं होता, मतलब इनको ये एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, अब इनको ना लिमिट अलग है। शैल नॉट अप्लाई टू स्पेसिफाइड आईएफसी पब्लिक कंपनी एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स मेंबर मनी इज नॉट एक्सीडिंग, बट उनका भी पैसा कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए, 100% ऑफ एग्रीगेट। 100% ऑफ एग्रीगेट निकलना मतलब टोटल माना इनकी 100% ऑफ पीयूसी एफआर एंड फॉर्म DPT3 विद द रजिस्ट्रार फाइल करना पड़ेगा उनको। देखिए, तो 3 लोगों का एग्जामिशन रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, कान खोल के सुन लेना मैं जो बोल रहा हूँ कि 20% कंडीशंस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर 3 काइंड ऑफ कंपनीज। 1, प्राइवेट कंपनी का क्या कंडीशन है तो मैंने बता दिया, एसोसिएट कंपनी का मैं बता दिया। अब ये कौन सा आईएफएससी, अगर आईएफएससी का बोरिंग कितना है, लेस देन 100% ऑफ एग्रीगेट पीयूसी प्लस एफआर, इसका एग्रीगेट मतलब इसका टोटल मारा 100 करोड़ रुपए, उससे अगर कम है बोरिंग आपका, देन ये आपको एप्लीकेबल नहीं होगा ये कंडीशन को। DPT3 फाइल कीजिए रजिस्ट्रार के साथ। कंपनी डज नॉट सिक्योर डिपॉजिट और सिक्योर सच डिपॉजिट पार्शियली टर्म एज अनसिक्योर डिपॉजिट, मतलब आपको अगर सिक्योर करना है तो पूरा सिक्योर कीजिए, पार्शियली सिक्योर करने की जरूरत नहीं है। कंपनी अगर फेल होती है डिपॉजिट रीपेमेंट करने में, देन NCLT फॉर एन ऑर्डर डायरेक्टिंग द कंपनी टू पे द सम, मतलब NCLT बीच में आ सकता है, नेशनल कंपनी और ट्रिब्यूनल, वो ऑर्डर पास करके आपको बोल सकता है कि आप पैसा वापस दे दीजिए सबका। नॉट परमिटेड टू लेस देन 6 months, कैन नॉट एक्सीड 36 month, मतलब देखिए मिनिमम 6 महीना एंड मैक्सिमम कितना डिपॉजिट का टाइम हो सकता है 36 मंथ, तो मिनिमम 6 मंथ मैक्सिमम 36 मंथ आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। समझाइए टाइम लिमिट। सर अगले देन 6 मंथ, अगर कोई 6 महीने से मतलब पहले ही एक्सेप्ट करना चाहता है, मतलब 6 महीने के पहले मैच्योर करना चाहता है, तो सर लेस देन 6 मंथ सब्जेक्ट टू द डिपॉजिट शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द PUC FR SPA एंड डिपॉजिट आर रीपेबल ओनली ऑन और आफ्टर 3 months। अब देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊँ, केस लॉ बताता हूँ। आप सोचिए जो डिपॉजिट पैसा देना चाहता है कंपनी के पास, उसका मैक्सिमम टर्म क्या होगा, 6 महीना और 36 मंथ्स हो सकता है, मतलब 6 और 36, 6 और 36 मंथ्स मैक्सिमम टाइम लिमिट, कम से कम 6 महीना मैक्सिमम 36 मंथ्स। तो ये क्या है कि अगर किसी को लेस देन 6 मंथ करना है बट एटलीस्ट 3 मंथ, देखिए क्या होगा बच्चों, अपना नॉर्मल टाइम कितना होगा 6 to 36 मंथ होगा, ये अपना नॉर्मल टाइम होगा। ये क्या अगर कोई इसमें इस कैटेगरी में आना चाहता है 3 to 6 मंथ में तो आ सकता है, बट कितने % तक ये सिर्फ आप 3 to 6 मंथ के लिए इशू कर सकते हो, तो 10% ऑफ PUC प्लस FR प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये सिक्योरिटी प्रीमियम जो होता है अमाउंट वो, उसका आप 10% क्या कर सकते हो 3 to 6 मंथ के ड्यूरेशन के लिए आप इशू कर सकते हो, तो इतना कम टाइम के लिए चल सकता है, बट वो नहीं सब्जेक्ट टू द 10%। समझा आपको। सर मैं एक्सेप्टेंस कितना ले सकता हूँ मैक्सिमम, अप टू 35% ऑफ PUC प्लस FR प्लस SPA, तो आप कितना एक्सेप्टेंस ले सकते हो, मतलब कितना एक्सेप्ट कर सकते हो मैक्सिमम एक साल की अगर मैं बात करूँ तो आपका 35% होता है PUC प्लस FR प्लस SPA का, कितना परसेंट 35%। सर स्पेसिफाइड IFSC के लिए नॉट एक्सीडेड 100%, तो स्पेसिफाइड जो IFSC उनको तो एग्जामिशन होता है, उनको 100% है, बाकी के लिए 35%, IFSC के लिए 100% अलाउड है। मैक्सिमम लिमिट शैल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप फॉर 10 ईयर्स। अभी जो मैक्सिमम लिमिट है किसको इसको एप्लीकेबल नहीं, IFSC को एप्लीकेबल नहीं है, स्टार्टअप कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है फॉर 10 ईयर्स। एनी एसोसिएट कंपनी सब्सिडरी कंपनी जिनका बोरिंग अपन ने पढ़ा था सेम लेस देन ट्वाइस ऑफ द PUC प्लस 50 करोड़ रुपीज, उनको भी एप्लीकेबल नहीं है, उन्हें कोई डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो मैक्सिमम लिमिट है ना 35% का, 35% का, ये किसको एप्लीकेबल नहीं है, IFSC को एप्लीकेबल नहीं है, प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, एसोसिएट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, तो उनका लिमिट अलग है, उनका लिमिट अलग है, अपन ने पढ़ा था। अब बच्चों अगर मैं बात करूँ तो ये अगर मैं इसकी बात करूँ कि अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी, आपको किसको अपॉइंट करना पड़ेगा, ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो बच्चों 35% आप ले सकते हो, ठीक है, 6 to 36 मंथ के लिए। 3 to 6 मंथ के लिए 10% ऑफ द PUC प्लस FR प्लस SPA, याद रखना।
ठीक है, चलिए। ट्रस्टी डिपॉजिटर शैल कॉल अ मीटिंग ऑफ द डिपॉजिटर रिसिप्ट ऑफ द रिक्विजिशन इन राइटिंग साइन बाय एटलीस्ट 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर। मतलब जो डिपॉजिटर ना, उनको लगता है मीटिंग लेना चाहिए भाई साहब, अभी कुछ तो डिस्कशन करना डिपॉजिट के बारे में। तो डिपॉजिटर जितने होंगे ना, 1/10 टोटल का 1/10, मतलब अगर 100 डिपॉजिट है तो उसका 1/10 ऑफ द डिपॉजिटर इन वैल्यू। मतलब समझिए आप 100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट लिया कंपनी ने, कितना, 100 करोड़ रुपए का। तो 100 करोड़ का 1/10 कितना आएगा बच्चों, 100 करोड़ का 1/10 आएगा 10 करोड़। तो 10 करोड़ डिपॉजिटर्स ने कहना चाहिए कि मीटिंग होना चाहिए, तब जाके मीटिंग हो सकता है। तो एट इज 1/10 इन द वैल्यू आउटस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूट डिफॉल्ट अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर। उनको लगता है कि भाई साहब डिफॉल्ट होने वाला है या इंटरेस्ट पे अफेक्ट होने वाला है। नो केस इट शैल एक्सीड द मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट और ब्रोकरेज प्रिस्क्राइब बाय द RBI NBFC within a period of 21 days from the receipt of the money, furnish a deposit receipt to the depositor। तो 21 डेज के अंदर उन्होंने क्या करना चाहिए बच्चों, डिपॉजिट रिसिप्ट भी इशू करना चाहिए, एंड प्लस उससे ज़्यादा टाइम एक्सीड नहीं करना चाहिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो RBI डिसाइड करेगा और NBFC के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए, विद इन अ पीरियड ऑफ 21 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द मनी। जिस दिन पैसा आएगा उसके 21 डेज के अंदर RBI विल डिसाइड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ NBFC। आपको एक रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा DPT-3 31 मार्च के, वही 31 मार्च को आपको फाइल करना पड़ेगा DPT-3 रजिस्टर के साथ। पब्लिक कंपनी ने डिस्क्लोज करना चाहिए मनी कहाँ से आया, डायरेक्टर से अगर पैसा आया तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कंपनी अगर फेल गई थी डिपॉजिट देने में तो कितना % इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 18% हर साल इंटरेस्ट देना पड़ेगा उनको, अगर डिफॉल्ट करती है रीपेमेंट में। पनिशमेंट 5,000 रुपीज़ पनिशमेंट होगा एंड 500 रुपीज़ फॉर एवरी डे कंटिन्यू होगा। एंड एंट्री शैल बी मेड विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यून ऑफ द रिसिप्ट। जो एंट्री करना पड़ेगा ना रजिस्टर में, वो 7 दिन के अंदर आपको मेंटेन करना पड़ेगा एंट्रीज, एंड ये 8 साल तक आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। अगर आप प्री मैच्योर डिपॉजिट चाहते हो, मतलब टाइम के पहले डिपॉजिट को विड्रॉ करना चाहते हो, तो आपका 1% कम हो जाएगा। जो डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो 1% कम हो जाएगा। उसे कहते हैं प्री मैच्योर डिपॉजिट करना। पनिशमेंट क्या कंपनी के लिए, 1 करोड़ रुपीज़ होगा एंड ट्वाइस द अमाउंट विच इज ग्लोबल। भाई साहब कितनी बड़ी पेनल्टी, अगर कंपनी ने नॉन कंप्लायंस किया, कुछ भी किया, तो 1 करोड़ कम से कम पेनल्टी होगा, या तो ट्वाइस द अमाउंट विच इज ग्लोबल सब्जेक्ट टू 10 करोड़ रुपीज़। ऑफिसर ने काम किया तो सेम, ऑफिसर को भी 7 साल की सज़ा होगी, प्लस फाइन होगा 25 लाख रुपीज़ टू 2 करोड़ रुपीज़ उसको फाइन होगा। एंड अगर आप फ्रॉड होते हो तो सेक्शन कौन सा है, 447, 4 लोग मिलकर साथ में फ्रॉड करते हैं, तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है फॉर फ्रॉड। ठीक है, देन उसके बाद क्या करना है आपको, रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब ये एग्जाम में नहीं आता, क्योंकि कंपनीज एक्ट जब कमेंसमेंट हुआ था, एप्लीकेबल हुआ था, तो आपको ये 3 महीने के अंदर इसको फॉलो करना था, सब कुछ करना था, वो अभी नहीं है फिर भी। तो जैसे ही आपका कंपनी एक्ट स्टार्ट हो गया, क्योंकि पहले 1956 था, उसमें ज़्यादा प्रोविजंस नहीं था, आपकी कंपनी फिर भी थी, बट कंपनीज एक्ट 2013 आया। तो अभी जो कंपनी ऑलरेडी 1956 के अंडर रजिस्टर है, तो उनको ये नए लॉज को फॉलो करना पड़ेगा। तो उनको कितना टाइम दिया था, 3 महीने का टाइम दिया था उनको, रीपे विद इन 3 ईयर्स, रीपेमेंट कर दीजिए 3 साल के अंदर। अगर नहीं करते तो ये आपको डिफॉल्ट दिया, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम में नहीं पूछते कि कंपनी एक्ट कब का लागू हुआ है। तो बच्चों ये चैप्टर में अगर मैं कहूँ, देखिए खत्म हो गया अपना चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट होता है। मैं आपको यहाँ पे अगर एक छोटी सी चीज़ कहूँ ना, ये पॉइंट्स आप ना खा लीजिए, या इसको आप कुछ भी कर लीजिए, बट ये पॉइंट्स को रिवाइज कर दीजिए। 11 पॉइंट से आप सोचिए 10 मार्क के क्वेश्चन के। बच्चे पूरा डिपॉजिट पढ़ के जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा डिपॉजिट क्या है। तो मैक्सिमम कंपनी कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है फ्रॉम पब्लिक मेंबर्स, 35%। कितना बोला मैंने, 35% ऑफ PUC FR प्लस SPA। बट इन केस ऑफ IFSC कंपनी 100% अलाउड है, एंड एसोसिएट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है वो। अब बच्चों, एंड अगर मैक्सिमम टर्म क्या होगा, 6 to 36 मंथ, बट उनको 3 महीने के लिए भी कर सकते हैं, 3 to 6 मंथ्स के लिए, बट 10% ऑफ PUC FR प्लस SPA का कर सकते हो। अब ये जो आपको 35% लिमिट कैलकुलेट करना है ना, तो उसमें आपको एग्जिस्टिंग जो डिपॉजिट होगा उसको माइनस करना पड़ेगा। मतलब जो आपके लोन्स बोरिंग्स होंगे ना अभी के, वो उसमें से माइनस करने पड़ेंगे, एंड जो बचा होगा अमाउंट वही आपको लेना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, आप समझिए 100 करोड़ रुपए का मेरा पेडअप कैपिटल, तो आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 100 करोड़ का 35% निकालिए, तो 35, 100 करोड़ रुपए का 35% कितना आएगा, 35 करोड़। तो 35 करोड़ अगर आपके पास लिमिट है, आप उतना पैसा रेज कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, बट आपने रिसेंटली ऑलरेडी 10 करोड़ रुपए का डिपॉजिट किया है, तो 35 से 10 जाएगा 25 करोड़, तो वो माइनस होगा वहाँ से लिमिट। अब सेम देखिए, जो अपने अभी का क्वेश्चन देखा ना, लेटेस्ट फ्रेश, अब ये क्वेश्चन की तरफ आएगा, आपको आइडिया आ जाएगी चैप्टर में आपने क्या पढ़ा, आपको कितना आया। अब यहाँ पे कंपनी का क्या दिया, दिखे यहाँ पे कंपनी ने दिया PUC कितना, 20 करोड़ रुपए, फ्रीजर कितना दिया, 8 करोड़ रुपए, SPA कितना दिया बच्चों यहाँ पे, 2 करोड़ रुपए। अब ये टोटल मांगिए आप, पेडअप कैपिटल कितना, 20, फ्रीजर 8 28,
एंड सिक्योरिटी बीमा अकाउंट 2, 30 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल हुआ। अब ये 30 करोड़ का आप कितना डिपॉजिट ले सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हो 35%। तो 30 करोड़ रुपए का 35% कितना आएगा? अब निकलिए मेरे साथ, 30 करोड़ का 35%। देखिए 30 करोड़ का मैं 10% निकालूँ तो क्या हो जाएगा? 3 और 10% 3 और 10% 3, तो ये 30% हो गया आपका कितना? 9। अब आपको 5% निकालना है, इसका हाफ, 3 का हाफ कितना हो जाएगा? 1.5, मतलब बच्चों ये हो जाएगा आपका 10.50। कितना हो जाएगा? 10.50। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बहुत सिंपल चीज़ है, तो क्या लिखा है? तो 10 करोड़ मतलब 10 करोड़ 50 लाख रुपए, 10 करोड़ 50 लाख रुपए आप क्या कर सकते हो? डिपॉजिट ले सकते हो। बट 10 करोड़ 50 लाख में से आपने एग्जिस्टिंग डिपॉजिट कितना लिया मेंबर से? 2 करोड़ रुपए लिया। तो 10 करोड़ 50 लाख में से 2 करोड़ माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 8 करोड़ 50 लाख बच जाएगा। देन एग्जिस्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एक्सक्लूडिंग द मेंबर्स, तो अगर ये पब्लिक से लिया है तो 8 करोड़ 50 लाख में से ये 5 करोड़ भी माइनस जाएगा, तो 3 करोड़ 50 लाख आपका हो जाएगा। तो क्या लिखा है? द कंपनी नाउ प्रपोज टू एक्सेप्ट द फर्दर डिपॉजिट फ्रॉम द ईयर, तो कितना लिखा है? 3 करोड़ फ्रॉम द मेंबर्स। क्या मेंबर्स से 3 करोड़ रुपए कर सकते? 3 करोड़ रुपए ले सकते? 3 करोड़ रुपए ले सकते हैं क्या? अब आपको पता है मैक्सिमम जो मेंबर से पैसा ले सकते हो आप 25% ले सकते हो, और पीयूसी प्लस एफआर प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। तो क्या उस कैटेगरी में आता है क्या? 2 करोड़ रुपए वो जनरल पब्लिक से ले सकते हैं क्या? यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन रेफरेंस टू गिवन प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट वेदर द प्रपोजल इज वैलिड और नॉट। तो ये लिमिट अपन कल सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तो ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बता देना। तो कल अपन इसी का आंसर राइटिंग करेंगे, जितने भी डिपॉजिट के क्वेश्चन है वो सब अपन क्लास में सॉल्व करेंगे कल के सेशन में। तो अगर इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आपको इश्यू है तो मुझे इस कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि सर डिपॉजिट में बताइए। बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये पॉइंट्स आप पढ़ के ही जाना पहले एग्जाम में। एंड मैक्सिमम लिमिट मिनिमम अवधि देखिए 3 to 6 मंथ्स आपको डिपॉजिट मिल सकता है, बट मैक्सिमम 10% ऑफ द पीयूसी प्लस एफआर प्लस एसपीएफ। अब देखिए जिनको उससे भी कम चाहिए तो उस केस में 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। एंड अगर वो ये जो पॉइंट्स अभी अपन ने निकाले ना, तो ये पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ के जाना। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना। एंड अगर ये चार्ट बुक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर लेना। तो डिपॉजिट आपने आज अच्छे से रिवाइज कर लिया, कल इसके पूरे जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे अपना टारगेट एग्जामिशन का आने वाले दिनों में। सो थैंक यू सो मच। कैसे लगा आपको सेशन? शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।